प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत भाषा के अंतर्गत व्याकरण खंड का अध्ययन आप लोग कर रहे हैं, जिसमें पहले पाठ और दूसरे पाठ को विस्तार से पढ़ाया जा चुका है। आज हम तीसरे पाठ का अध्ययन प्रारंभ करेंगे, जिसमें पाठ का नाम है लिंगम निर्धारणम। लिंग का निर्धारण करना। अगर लिंग का सही प्रयोग नहीं होता है तो हमारी भाषा बेकार हो जाती है, या यह कहें कि भाषा अपने स्वरूप को बदल करके अपने अर्थ की अभिव्यक्ति ठीक तरीके से नहीं करवा पाती है। तो इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। पाठ का नाम है लिंगम निर्धारणम। लिंग का निर्धारण कैसे होता है। आप जानते हैं कि हिंदी भाषा में दो प्रकार के लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इसी तरह से अंग्रेजी भाषा में भी दो ही होते हैं, जबकि संस्कृत भाषा में तीन लिंग होते हैं। संस्कृत भाषायाम त्रीणि लिंगानि भवन्ति। संस्कृत भाषा में तीन लिंग होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम और नपुंसकलिंगम। संस्कृत भाषा में कितने लिंग होते हैं? तीन। कौन कौन से? पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम और नपुंसकलिंगम। शुरुआत करते हैं पुल्लिंगम। पहला, पुरुषवाचक शब्दाः पुल्लिंगाः भवन्ति। जो शब्द पुरुषवाचक होते हैं, अर्थात जो शब्द जिन शब्दों के द्वारा पुरुष जाति की अभिव्यक्ति करवाई जाए, जिनसे पुरुष जाति की अभिव्यक्ति होती है, वे सभी शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। पुरुषवाचक शब्दाः पुल्लिंगाः भवन्ति। यथा, जैसे बालकः, छात्रः, श्रमिकः। बालक, छात्र, श्रमिक। श्रमिक मतलब मजदूर। तो ये शब्द जो हैं वो पुल्लिंग शब्द हैं, क्योंकि इन शब्दों के द्वारा पुरुष जाति की अभिव्यक्ति हो रही है। हमें पता चल रहा है कि ये पुरुष हैं। दूसरा है स्त्रीलिंगम। स्त्रीवाचक शब्दाः स्त्रीलिंग शब्दाः भवन्ति। जिन शब्दों के द्वारा स्त्री जाति की अभिव्यक्ति हो या पता चले, उसे हम स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। यथा, जैसे बालिका, छात्रा, अध्यापिका। ये सभी शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। अब आ गया तीसरा, नपुंसकलिंगम। यह शब्दः न पुल्लिंगम न च स्त्रीलिंगम सह नपुंसकलिंगम भवति। यह शब्द, जो शब्द न पुल्लिंगम, न तो पुल्लिंग होता है, न च स्त्रीलिंगम, न तो स्त्रीलिंग होता है, सह वह नपुंसकलिंगम शब्द भवति। वह शब्द नपुंसकलिंग होता है। जो शब्द जिससे न तो पुरुष जाति की प्रतीति होती है, न तो स्त्री जाति की प्रतीति होती है, उसे हम नपुंसकलिंग कहते हैं। जैसे चक्रम, पुष्पम, फलम, फूल है, फल है। ये सभी शब्द जो हैं वो नपुंसकलिंग के अंतर्गत आते हैं। आपकी पुस्तक, आपका पेन, यह भी नपुंसकलिंग है। संस्कृते शब्दानां लिंगे निर्धारणं प्रत्यानुसारं भवति। अब शब्द को कैसे पता चलेगा कि कौन सा शब्द है, किस शब्द को हम पुल्लिंग माने, किस शब्द को स्त्रीलिंग। तो कहा गया है कि संस्कृते शब्दानां, संस्कृत के शब्दों में लिंगे निर्धारणम, लिंग का निर्धारण प्रत्यानुसारम भवति, प्रत्यय के अनुसार होता है। उपसर्ग और प्रत्यय आप भली भांति जानते हैं। तो प्रत्यय के अनुसार लिंग का निर्धारण होता है। यथा, जैसे पुल्लिंगः शब्दाः। पुल्लिंग शब्द कौन कौन से होंगे? अ अंत शब्दाः पुल्लिंग शब्दाः भवन्ति। जिन शब्दों के अंत में अ आए, जिन शब्दों के अंत में अ आए, अर्थात जो शब्द अकारांत होते हैं, जिनमें अंत में अ आता है, उसे अकारांत कहा जाता है। जिन शब्दों के अंत में अ आए उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे रागः, अनुरागः, वेगः, आवेगः, अधिकारः। तो यहाँ बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं। आप भी अपने मन से बहुत से शब्दों को खोज सकते हैं कि जिन शब्दों के अंत में अ आता है, जो शब्द अकारांत होते हैं, वो शब्द हमेशा पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। दूसरा है
स्त्रीलिंगः शब्दाः अत्र अपि प्रत्ययानां योगेन स्त्रीलिंग शब्दाः निर्मिता भवन्ति। अत्र अपि यहाँ भी प्रत्ययानाम योगेन प्रत्यय के योग से स्त्रीलिंग शब्दाः निर्मिताः भवन्ति। स्त्रीलिंग शब्द निर्मित होता है। यथा जैसे येषां शब्दानाम अन्ते आ भवन्ति ते शब्दाः स्त्रीलिंग शब्द भवन्ति। जैसे जिन शब्दों के अंत में आ होता है, आ प्रत्यय लगा होता है, वे सभी शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। इसके पहले क्या देखा आपने? जिन शब्दों के अंत में अ होता है वो पुल्लिंग हैं, और जिन शब्दों के अंत में आ लगा होता है, आकारांत होता है, वो शब्द स्त्रीलिंग। अकारांत शब्द पुल्लिंग और आकारांत स्त्रीलिंग। यथा जैसे पूजा, माला, तारा, इच्छा, सेना, क्रिया, विद्या, भाषा, सभा। आप देखेंगे सभी शब्दों के अंत में आ लगा हुआ है और ये सभी शब्द स्त्रीलिंग शब्द हैं। तीसरा है स्त्रीलिंग के अंतर्गत दूसरा खंड, ईकारांत शब्दाः स्त्रीलिंग शब्दाः भवन्ति। ईकारांत, ये आकारांत था, अब ये ईकारांत। जिन शब्दों के अंत में ई लगा हो वे शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे नदी, देवी, कुमारी, लेखनी इत्यादि। ताप युक्त शब्दाः स्त्रीलिंग शब्दाः भवन्ति। जिन शब्दों के अंत में ता लगा होता है वे शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे मधुरता, कोमलता, कटुता, शुभ्रता, स्वच्छता, स्थूलता, लघुता, कठोरता, नीचता, उच्चता, कुटिलता, धीरता, साधुता। क्या देखा आपने? जिन शब्दों के अंत में ता लगा होता है वे सभी शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। घ ति अंत युक्त शब्दाः स्त्रीलिंग शब्दाः भवन्ति। जिन शब्दों के अंत में ती लगा होता है वे शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे श्रुति, मति, गति, कांति, स्मृति इत्यादि। तो पुल्लिंग शब्द में देखा आपने कि जिन शब्दों के अंत में अ लगा होता है, जो अकारांत हैं, वो पुल्लिंग हैं। स्त्रीलिंग में क्या देखा? जिन शब्दों के अंत में आ लगा हो, ई लगा हो, ता लगा हो, ती लगा हो, वे सभी शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। तीसरा है नपुंसक लिंग शब्दाः त्व अंत्ययुक्त शब्दाः नपुंसक लिंग शब्दाः भवन्ति। जिन शब्दों के अंत में त्व लगा होता है वे शब्द नपुंसक लिंग होते हैं। जैसे कटुत्वम, मृदुत्वम, शौर्यत्वम, मधुरत्वम, बंधुत्वम, पशुत्वम, दासत्वम। सब के अंत में त्व लगा है, म हलंत के कारण हुआ है। कटुत्व, मृदुत्व, शौर्यत्व ये सब मूल शब्द हैं। नपुंसक लिंग में आगे और है कि त्र अंतयुक्त शब्दाः नपुंसक लिंग शब्दाः भवन्ति। जिन शब्दों के अंत में त्र लगा होता है वो शब्द भी नपुंसक लिंग शब्द होता है। जैसे नेत्र, ये म हलंत के कारण है। नेत्रम, पत्रम, गात्रम, छत्रम, चित्रम, वस्त्रम। ये मूल शब्द क्या होगा? वस्त्र, चित्र, पत्र, नेत्र। तो जिन शब्दों के अंत में त्र होता है वो शब्द भी नपुंसक लिंग होता है। आगे अव्ययी भाव समासः नपुंसक लिंग भवति। अव्ययी भाव समास, वो समास जिसका अव्यय होता है, इसका भाव अव्यय। आप समझते होंगे अव्ययी भाव समास। अगर व्याकरण की दृष्टि से देखें तो जो अविकारी होता है, जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं कर सकते, जिसमें विकार नहीं कर सकते, जो जैसा है उसी रूप में रहता है, वही अविकारी शब्द अव्ययी भाव समास होता है। जैसे यथा, यथानुकूल, यथारूप। तो अव्ययी भाव समास जो है वो नपुंसक लिंग होता है। निर्विघ्नम, नि अव्यय इसमें लगा है। प्रतिदिनम, प्रति अव्यय लगा है। प्रत्येक, इसमें भी प्रति है। उपंगम, उप प्रत्यय है। यथाशक्ति, यथा प्रत्यय है। तो ये जो प्रत्यय हैं ये अव्यय हैं। और ये जो उपसर्ग हैं, यथा उपसर्ग है, उप उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है, नि उपसर्ग है, और ये सभी उपसर्ग जो हैं क्या हैं? अव्यय हैं। तो जिन समास में
जो अव्ययी भाव समास होता है वो सभी नपुंसक लिंग कहलाते हैं। फिर से सुन लीजिए, अव्ययी भाव समास नपुंसक लिंग होता है। पहचानेंगे कैसे कौन सा अव्ययी भाव समास है? तो जिन शब्दों का उपसर्ग अव्यय होता है वो अव्ययी भाव समास होता है। एक और नियम, ड़ अंतयुक्त शब्दाः नपुंसक लिंग शब्दाः भवन्ति। जिन शब्दों के अंत में ड़ आता है वो शब्द भी नपुंसक लिंग होता है। जैसे कारणम, शरणम, ऋणम, तृणम, पर्णम, उदाहरणम, कल्याणम, स्वर्णम, सबके अंत में ड़ लगा है। ये म जो है वो हलंत के कारण हुआ है। कारण, शरण, तृण, उदाहरण ये मूल शब्द हैं। तो आपने अध्ययन किया लिंग के अंतर्गत पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग शब्द। यहाँ पर कुछ उभय लिंग यानी नपुंसक लिंग शब्द दिए हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं। कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनका लिंग निर्धारण करना कठिन होता है और वाक्य में आने के बाद क्रिया के अनुकूल उसका लिंग निर्धारण हो जाता है। इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य आपको गूगल क्लासरूम में भेज दिया जाएगा। अगर आप प्राप्त न कर सकें तो ये आपका अभ्यास कार्य होगा। इसको करके कंप्लीट करके आपको सबमिट करना है। एक बार इसकी चर्चा भी कर देते हैं हम। उचितम उत्तरम चित्वा लिखित, उचित उत्तर चुन करके लिखिए। यहाँ पर लिखा है कर्णः, पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसक लिंगम। कर्ण शब्द कौन सा लिंग होगा? पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा या नपुंसक लिंग, यहाँ लिखना है। उसी तरह से मधुरता, रूप्यकम, कटुत्वम और रागः जो मैंने समझाया उसी पर आधारित है। दूसरा है स्त्रीलिंगे परिवर्तनम कुरुत, स्त्रीलिंग में परिवर्तन करिए। जैसे मधुर का दिया हुआ है, मधुर शब्द अ लगा है तो पुल्लिंग और मधुरता ता लगा कर स्त्रीलिंग बनाया गया। ऐसे आप इन शब्दों को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाएंगे। फिर है उचित मेलनम कुरुत, उचित मिलाप करिए। मृदु, चंचल, नेत्र, हस्त, जैसे आप चंचल का चंचलता देख सकते हैं, एक मैंने बता दिया। तो आप देख करके उचित मिलान करके इसे भी हल करेंगे। तो ये आपका गृह कार्य होगा जिसे मैं गूगल क्लासरूम में भेज दूंगा। और अगर आप वहाँ ना देखना चाहें तो यहाँ भी अपने स्क्रीनशॉट लेकर के इसे यहाँ से देख सकते हैं और अपनी नोटबुक में इसे पूरा करके मुझे वापस व्हाट्सएप पे या गूगल क्लासरूम में भेज सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।